Hello students, welcome back to AS Tutorials. Today we are going to continue our third chapter from democratic politics, that is constitutional design. So students, कल इस चैप्टर में that is last lecture में हमने इस चैप्टर में कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा था. सॉरी, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, हमने साउथ अफ्रीका के बारे में पढ़ा था. हमने साउथ अफ्रीका की थोड़ी हिस्ट्री देखी थी. वी सॉ दैट कि साउथ अफ्रीका के अंदर कैसे अपार्थाइड सिस्टम चल रहा था. व्हाट वाज अपार्थाइड सिस्टम? इट वाज द सिस्टम जिसमें कलर के बेसिस पर लोगों को डिवाइड किया जाता है एंड उन्हें डिस्क्रिमिनेट किया जाता है. सो वी सॉ दैट कि कैसे साउथ अफ्रीका के लोगों ने मिलकर इस डिस्क्रिमिनेशन को एंड किया, अपार्थाइड सिस्टम को ख़त्म किया एंड फाइनली साउथ अफ्रीका अब डिस्क्रिमिनेशन से फ्री हो चुका था. वी सॉ दैट नेल्सन मंडेला की स्पीच में हमने देखा दैट कैसे साउथ अफ्रीका अब एक बेस्ट डेमोक्रेसी बन चुका है एंड ये कैसे पॉसिबल हो पाया था बिकॉज ऑफ द पीपल लिविंग इन दैट कंट्री. साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या दिया हुआ है? वहाँ पर हमें पास्ट और प्रेजेंट दोनों के बारे में बताया है. वहाँ पर हमें बताया है कि कैसे लोगों ने इतना स्ट्रगल किया एंड कैसे फाइनली उन लोगों को डिस्क्रिमिनेशन से छुट्टी मिली, डिस्क्रिमिनेशन वहाँ पर ख़त्म हुआ. सो ये सब हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था. मतलब इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि जो हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर है, साउथ अफ्रीका का जो पार्ट है, इज़ मोर अबाउट कि कैसे साउथ अफ्रीका के अंदर इक्वालिटी आई. साउथ अफ्रीका अब तक जो पार्ट हमने पढ़ा है वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन क्यों इम्पॉर्टेंट है इसके बारे में हमें अभी तक ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दी है. हमें सिर्फ लास्ट पार्ट में क्या बताया था कि साउथ अफ्रीका के लोगों ने कैसे स्ट्रगल किया. हमें लास्ट पार्ट में बताया था कि साउथ अफ्रीका के लोग एक साथ कैसे आए, साउथ अफ्रीका के अंदर जो अपार्थाइड सिस्टम था उस सिस्टम को लोगों ने कैसे ख़त्म किया, इसके बारे में अब तक हमें बताया है. अब चैप्टर का जो अगला पार्ट है वो अगला पार्ट हमें बताएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन इम्पॉर्टेंट क्यों होता है. अगला पार्ट हमें क्या बताएगा? दैट वाई इज कॉन्स्टिट्यूशन इम्पॉर्टेंट. अब तक हमने क्या देखा? हमने सिर्फ साउथ अफ्रीका का सिनेरियो देखा, हमने सिर्फ देखा कि साउथ अफ्रीका के अंदर कैसी सिचुएशन थी. बट चैप्टर के आगे के पार्ट में हम क्या देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्यों इम्पॉर्टेंट है एंड देन उसके बाद हम स्टडी करेंगे अबाउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. पहले हम क्या देखेंगे? वी विल स्टडी दैट वाई कॉन्स्टिट्यूशन इज इम्पॉर्टेंट एंड आफ्टर दैट वी विल स्टडी दैट व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. वाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन? अब इस पार्ट में आपको एक्सप्लेन किया है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्या है. जब हम सब लोग एक साथ रहना चाहते हैं, जब हम सब एक दूसरे पे ट्रस्ट कर रहे हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्या है? व्हाट इज़ द नीड टू हैव द कॉन्स्टिट्यूशन? सो लेट्स सी. द साउथ अफ्रीका is a good way to understand why we need constitution and what do constitution do. The oppressor and the oppressed. oppressor कौन था साउथ अफ्रीका के एग्जाम्पल में? oppressor मतलब कौन होता है? जो हमारे राइट्स को डिनाई करता है. दैट इज जो वाइट्स थे साउथ अफ्रीका में, वो कौन थे? दे वर दी oppressor. वही हमारे राइट्स को डिनाई कर रहे थे, वही हमें डिस्क्रिमिनेट कर रहे थे. तो वाइट्स कौन थे? दे वर दी ऑपरेसर. एंड जो ब्लैक्स एंड कलर्ड थे वो लोग कौन थे? दे वर दी ऑपरेस्ड. वाइट्स एंड कलर्स, सॉरी नॉन वाइट्स, दैट इज ब्लैक्स और कलर्स, वो कौन थे? दे वर दी ऑपरेस्ड. The oppressor and the oppressed in this new democracy were planning to live together as equals. It was not going to be easy for them to trust each other. They had their fears. They wanted to safeguard their interest. The black majority was keen to ensure that the democratic principle of majority rule was not compromised. They wanted sustainable economic, social and economic right. They wanted substantial social and economic rights. The white minorities were keen to protect its privilege and property. After a long negotiation, both parties agreed to compromise. The whites agreed to the principle of majority rule and that of the one person, one vote.
They also agreed to accept some basic rights for the poor and the workers. The blacks agreed that the majority rule would not be absolute. They agreed that the majority would not take away the property of the whites minority. This compromise was not easy. How was this compromise going to implement? Even if they managed to trust each other, what was the guarantee that this trust will not be broken in future? क्या बताया हुआ है यहाँ पे दैट साउथ अफ्रीका के अंदर पहले सिटीजन्स नहीं थे. साउथ अफ्रीका में पहले ऑप्रेस्ड एंड ऑप्रेसर्स रहते थे. ऑप्रेस्ड कौन? जिनको दबाया जा रहा है, दैट इज द ब्लैक पीपल. एंड ऑप्रेसर्स कौन थे? दैट इज द वाइट पीपल. जो ऑप्रेस कर रहे थे, जो दबा रहे थे, दे वर दी वाइट पीपल. सो यहाँ पर क्या बताया हुआ है दैट साउथ अफ्रीका के अंदर पहले इक्वल सिटीजन्स नहीं रहते थे. साउथ अफ्रीका में ऑप्रेसर एंड ऑप्रेस्ड रहते थे. एंड आफ्टर 1994 साउथ अफ्रीका में ऑप्रेस्ड एंड ऑप्रेसर्स दोनों को इक्वल राइट्स मिलने वाले थे. मतलब इन शॉर्ट साउथ अफ्रीका में अब लोग इक्वल के वे में रहने वाले थे. सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली थी. डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म होने वाला था. नाउ ऐसे टाइम पर एक दूसरे को ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल होता है. अगर पास्ट बहुत बिटर है, अगर बिटर पास्ट है, तो फ्यूचर में ट्रस्ट करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है. नाउ ब्लैक्स को ये डर था कि वाइट्स फिर से उनको डोमिनेट कर सकते हैं. ब्लैक्स को क्या डर था कि वाइट फिर से उनको डोमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि वाइट्स जो है उनके पास पैसा है और पावर्स हैं. ठीक है. वाइट्स को डर था कि क्योंकि ब्लैक मेजॉरिटी में है, वो हमारी प्रॉपर्टीज़ हमसे छीन सकते हैं. दोनों को एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं था. मतलब ट्रस्ट था बट नॉट कंप्लीट ट्रस्ट. उनको ऐसा था कि मे बी शायद फ्यूचर में वाइट्स को भी डर था कि हम माइनॉरिटी में हैं तो शायद हमारे राइट्स को कॉम्प्रोमाइज़ किया जाएगा. ब्लैक्स को डर था कि फिर से कहीं ये लोग हमें रूल करना स्टार्ट ना कर दे. एंड ड्यू टू दैट रीज़न दोनों ने डिसाइड किया कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने का मतलब कुछ चीज़ें वाइट्स अपने कुछ प्रिविलेजेस को जाने देंगे एंड ब्लैक्स भी अपने कुछ प्रिविलेजेस को जाने देंगे. एंड दोनों मिलकर एक अच्छी कंट्री के अंदर रहेंगे. नाउ यहाँ पर कुछ निगोशिएशंस किए गए थे, बातचीत करके कुछ डिस्कशन हुए थे, जिसमें वाइट्स ने अग्री किया कि अभी सबको वोटिंग राइट मिलेगा. हमने पढ़ा था पहले कि ब्लैक्स एंड कलर्ड को वोटिंग राइट नहीं था, बट निगोशिएशंस में इट वाज डिसाइडेड दैट ब्लैक्स एंड कलर्ड को भी वोटिंग राइट मिलेगा. पुअर एंड वर्कर्स के लिए भी कुछ राइट्स होंगे, इस पर भी डिसीजन लिया गया था. ब्लैक्स ने अग्री किया था कि मेजॉरिटी रूल तो रहेगा बट इट इज़ नॉट गोइंग टू बी एब्सोल्यूट. मतलब ऐसा नहीं करेंगे कि वाइट्स को कोई राइट ही नहीं दे रहे, ये नहीं होगा. दो रूल विल बी डन बाय मेजॉरिटी. मेजर लोगों ने जिस गवर्नमेंट को सिलेक्ट किया है वो गवर्नमेंट रूल करेगी, बट माइनॉरिटी के राइट्स को भी प्रोटेक्ट किया जाएगा. समझे? मतलब वाइट्स के राइट को भी प्रोटेक्ट किया जाएगा. ये सब कॉम्प्रोमाइजेस उन्होंने किए थे. बट प्रॉब्लम क्या थी कि कोई गारंटी नहीं थी कि इन राइट्स को फॉलो किया ही जाएगा. लोग एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं कर रहे थे. उन्हें ये था दैट हो सकता है कि फ्यूचर में ट्रस्ट ब्रेक हो जाए. बिकॉज क्या था यहाँ पे, ब्लैक्स और वाइट्स दोनों का पास्ट अच्छा नहीं था. द पास्ट वॉज वेरी बिटर. बहुत टाइम तक ब्लैक्स ने सफ़र किया था. सो यहाँ पर ट्रस्ट नहीं था. एंड ड्यू टू दैट रीज़न एक ऐसा डॉक्यूमेंट होना ज़रूरी था जिससे फ्यूचर में ट्रस्ट मेंटेन रहे. तो वो फ्यूचर का डॉक्यूमेंट क्या है वो हम देखते हैं. समझा अब तक क्या बताया यहाँ पे? अब तक हमें सिर्फ इतना बताया हुआ है दैट साउथ अफ्रीका के अंदर पहले इक्वल सिटीजन्स नहीं थे. पहले द वाइट्स वेर दी ऑप्रेसर एंड द ब्लैक्स वेर दी ऑप्रेस्ड. एंड न्यू कॉन्स्टिट्यूशन के बाद में 1994 के बाद में ये लोग एज इक्वल्स रहने वाले थे. एज इक्वल्स मतलब डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म होने वाला था. सो यहाँ पर दोनों एक दूसरे के ऊपर कैसे ट्रस्ट करते वो सबसे बड़ा क्वेश्चन है. The only way to build and maintain trust in such situation is to write down some rules of the game that everyone should abide by. These rules lay down how the rulers can be chosen in future. These rules also determine what the elected government are empowered to do and what they cannot do. Finally, these rules decided the rights of the citizen.
These rules will work only if the winner cannot change them very easily. This is what the South Africans did. They agreed on some basic rules. They also agreed on this rule will be supreme, that no government will able to ignore this. This set of basic rule is called as constitution. क्या बताया हुआ है यहाँ पे कि जैसे साउथ अफ्रीका का केस था, लोग एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे, ऐसे टाइम पर ट्रस्ट बनाना, ट्रस्ट को मेंटेन रखना, इसका एक ही तरीका है. और वो कौन सा तरीका है? टू राइट सम ऑफ द रूल्स. क्या करना है? कुछ रूल्स बना देने हैं एंड स्ट्रिक्टली उन रूल्स को फॉलो करना है. ये रूल्स ट्रस्ट को बिल्ड करने में, ट्रस्ट को मेंटेन करने में बहुत काम आते हैं. सो यहाँ पर साउथ अफ्रीका के अंदर भी कुछ बेसिक रूल्स लिखे गए एंड इट वाज डिसाइडेड कि ये रूल्स जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. गवर्नमेंट इन रूल्स के बियॉन्ड वर्क नहीं कर सकती. एंड ये जो रूल्स है, ये बेसिक रूल्स को क्या बोला जाता है? कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है. क्या बोला जाता है इन बेसिक रूल्स को? कॉन्स्टिट्यूशन. समझ आया क्या बताया यहाँ पे? अब तक हमें सिर्फ इतना बताया है अब तक दैट साउथ अफ्रीका के अंदर दो अलग कैटेगरी के लोग थे. एक दूसरे पे ट्रस्ट करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था. उन लोगों ने कुछ नेगोशिएशंस किए थे, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेस किए थे, लेकिन उसके बाद भी ट्रस्ट फ्यूचर में रहेगा या नहीं, इस बात का सबसे ज़्यादा डर था. एंड वो डर निकल जाए इसलिए उन्होंने क्या किया? कुछ बेसिक रूल्स लिखे एंड उन बेसिक रूल्स को क्या कहा जाता है? कॉन्स्टिट्यूशन. क्या कहा जाता है? उन बेसिक रूल्स को कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है. Constitution making is not unique to South Africa. Every country has their diverse group of people. The relationship may not have been as bad as that between the whites and the blacks in South Africa, but all over the world people have differences of opinion and interest. Whether democratic or not, most countries in the world need to have these basic rules. This applies not just to government. Any association need to have its constitution. It could be a club in your area, a cooperative society or a political party. They all need constitution. क्या बताया हुआ है यहाँ पे? That South Africa was not the first country जिसने constitution बनाया था. जितनी भी countries है world में, उन सब ने constitution बनाया है. Reason दैट हर कंट्री के अंदर अलग अलग कैटेगरी के लोग रहते हैं. क्या रीज़न है यहाँ पे? दैट हर कंट्री में अलग कैटेगरी के लोग रहते हैं. लोग अलग है तो उनके बीच में डिफरेंसेस होंगे. एंड ऐसे टाइम पर लोगों को ट्रस्ट दिलाने के लिए एक बेसिक रूल्स का होना बहुत ज़रूरी है. एंड वो बेसिक रूल्स कहाँ पर मिलते हैं हमको? कॉन्स्टिट्यूशन में. सिर्फ कंट्री को ये बेसिक रूल्स नहीं बनाने चाहिए, या सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ कंट्री के लिए नहीं होना चाहिए. इट शुड बी फॉर एवरीथिंग. मतलब कोई भी एसोसिएशन है, कोई भी इंस्टीट्यूट है, उन सब के कुछ ना कुछ बेसिक रूल्स होते हैं एंड उन बेसिक रूल्स को फॉलो करना इम्पॉर्टेंट है. जैसे यहाँ पर अभी हमें बताया है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन या ये रूल्स सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट या कंट्री के लिए अप्लाई नहीं होते. ये रूल्स, ये सब कुछ किसके लिए होना चाहिए? इट शुड बी फॉर एवरीवन. जितने भी इंस्टीट्यूट्स है या एसोसिएशंस है, उन सब के पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए. ठीक है. कॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है? सिर्फ रूल्स एंड रेगुलेशन. जैसे आप अपने स्कूल में जाते हो तो स्कूल की डायरी में देखो रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखा हुआ है, तो वो रूल्स एंड रेगुलेशन क्या हो गया? आपका कॉन्स्टिट्यूशन हो गया स्कूल का. आप क्लासेस आते हो, क्लासेस के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है, तो वो रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हो गए? आपका कॉन्स्टिट्यूशन हो गया. जब आप कोई गेम प्ले करते हो, गेम खेलते हो, इवन उस गेम के भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, तो वो क्या बन गया? कॉन्स्टिट्यूशन बन गया. मतलब इन शॉर्ट जो बेसिक रूल्स होते हैं, उन बेसिक रूल्स को क्या कहा जाता है? कॉन्स्टिट्यूशन. एंड ये बेसिक रूल्स सिर्फ कंट्री के लिए नहीं होते, ये बेसिक रूल्स सिर्फ गवर्नमेंट के लिए नहीं होते, ये बेसिक रूल्स सबके लिए होते हैं. ठीक है. Thus the constitution of the country is a set of written rules that are accepted by all people living together in a country. Constitution is the supreme law that determines the relationship among the people living in a territory called citizen
एंड ऑल्सो द रिलेशनशिप बिटवीन द पीपल एंड द गवर्नमेंट। क्या बताया हुआ है यहाँ पे? सो ये सब पढ़ के हमको क्या पता चलता है दैट कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन एक रिटर्न रूल्स है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन इज द सेट ऑफ रिटर्न रूल्स, जिन रूल्स एंड रेगुलेशंस को कंट्री के सब लोगों ने एक्सेप्ट किया है। कॉन्स्टिट्यूशन में लॉज है एंड दैट लॉज आर दी सुप्रीम लॉज। सुप्रीम लॉज मतलब जैसे सुप्रीम कोर्ट 8th में हमने पढ़ा था ना, सुप्रीम कोर्ट क्या है? हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है अपनी कंट्री के अंदर। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बियॉन्ड हम नहीं जा सकते। इन द सिमिलर मैनर कॉन्स्टिट्यूशन में जो लॉज लिखे गए हैं वो लॉज सुप्रीम लॉज है, आप उन लॉज के बियॉन्ड नहीं जा सकते। ये लॉज रूल्स एंड रेगुलेशंस बताते हैं फॉर द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, मतलब हम लोगों को, आप लोगों को क्या चीज़ें फॉलो करना है उसके बारे में बताते हैं। एंड साथ साथ में गवर्नमेंट के पावर्स कितने हैं, गवर्नमेंट के लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उसके बारे में भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर लॉज लिखे हुए हैं। समझ आया क्या बताया यहाँ पे? दैट कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? इट इज़ द सेट ऑफ रिटन रूल्स एंड रेगुलेशंस एक्सेप्टेड बाय द कंट्री, एक्सेप्टेड बाय द पीपल लिविंग इन द कंट्री। ये रूल्स एंड रेगुलेशन कंट्री के सिटीजन्स के लिए भी होते हैं एंड साथ साथ में कंट्री की जो गवर्नमेंट है उसके लिए भी होते हैं। ना सिटीजन इन रूल्स एंड रेगुलेशन के बियॉन्ड जा सकते हैं और ना ही गवर्नमेंट इन रूल्स एंड रेगुलेशन के बियॉन्ड जा सकती है। मतलब फाइनल पावर क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई लॉ लिखा हुआ है तो गवर्नमेंट उस लॉ को ओवर नहीं कर सकती। गवर्नमेंट के पावर्स सिर्फ और सिर्फ उतने ही होंगे जितना कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। अ कॉन्स्टिट्यूशन डज मेनी थिंग्स। अभी क्या बताया यहाँ पे कि कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सारी चीज़ें करता है। तो लेट्स सी क्या क्या होता है, क्या क्या करता है कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट, it generates a degree of trust and coordination that is necessary for different kind of people to live together. कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहले तो क्या करता है? एक ट्रस्ट बनाता है। हमें पता है दैट हम सब एक साथ रह रहे हैं, हमारे राइट्स के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा और ये किस वजह से पॉसिबल है? बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमें पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन है, फर्स्टली कॉन्स्टिट्यूशन है तो कुछ गलत नहीं होगा और अगर कुछ गलत हुआ तो हमें जस्टिस मिलेगा। सो वेरी फर्स्ट थिंग, कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? डिफरेंट टाइप के लोगों को एक साथ रखता है, उनके बीच में ट्रस्ट जनरेट करता है। दूसरा, it specifies how the government will be constituted, who will have power to take the decision. सेकंड क्या बोला हुआ है यहाँ पे? दैट कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू हमें पता चलता है कि गवर्नमेंट कैसे फॉर्म होगी। कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू हमें क्या पता चलता है? दैट गवर्नमेंट कैसे फॉर्म होगी एंड साथ साथ में हमें ये भी पता चलता है कि गवर्नमेंट के पास कितने पावर्स होंगे, कौन क्या डिसीजन लेगा। समझ आया क्या बोला मैंने? कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है दैट हाउ विल अ गवर्नमेंट फॉर्म। कॉन्स्टिट्यूशन क्या बताता है हमें? कि गवर्नमेंट कैसे फॉर्म होगी एंड उसके साथ साथ में गवर्नमेंट के पास कितने पावर्स होंगे, ये भी हमें किसके थ्रू पता चलता है? कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू पता चलता है। थर्ड, it lays down limit on the power of the government and tell us what the rights of the citizens are. क्या बताया हुआ है यहाँ पे नेक्स्ट कि गवर्नमेंट के पावर्स भी हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, व्हाट इज डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी में वी सॉ दैट के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जितना पावर्स दिया हुआ है गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट उन पावर्स के बियॉन्ड नहीं जा सकता। सो कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट के पावर्स उन्हें बताता है एंड साथ साथ में सिटीजन्स के क्या राइट्स है इसके बारे में भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन से पता चलता है। फोर्थ, इट एक्सप्रेसेस द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल अबाउट क्रिएटिंग द गुड सोसाइटी।
कॉन्स्टिट्यूशन क्या बताता है हमें, दैट व्हाट आर द थिंकिंग ऑफ द पीपल, जिससे वो एक अच्छा सोसाइटी, अच्छा कंट्री, अच्छा इकोनॉमी सेटअप करना चाहते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या दिया हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू हमें पता चलता है दैट व्हाट आर द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल, किस चीज़ के रिलेटेड टू द क्रिएशन ऑफ गुड कंट्री, कैसे लोग एक कंट्री को एक अच्छा कंट्री बनाना चाहते हैं। सो दिस आर दी 4 पॉइंट्स रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या वर्क करता है उसके रिलेटेड यहाँ में सिर्फ 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं। पहला क्या है, इट क्रिएट्स द डिग्री ऑफ ट्रस्ट बिटवीन द पीपल। दूसरा क्या है, गवर्नमेंट कैसे फॉर्म होगा वो पता चलता है और गवर्नमेंट के पावर्स कितने होंगे वो पता चलता है। थर्डली वही अगेन गवर्नमेंट के पावर्स कहाँ तक लिमिटेड है वो बताता है, एंड साथ साथ में व्हाट आर द राइट्स ऑफ द सिटीजन्स ये भी हमें पता चलता है। एंड लास्टली ये हमें बताता है दैट व्हाट आर द एस्पिरेशंस ऑफ पीपल फॉर क्रिएटिंग द गुड सोसाइटी। All the countries that have constitution are not necessarily democratic, but all the countries that are democratic will have the constitution. अच्छा ये लाइन ध्यान से समझना, क्या बताया हुआ है यहाँ पे, जिन कंट्रीज़ के पास कॉन्स्टिट्यूशन है इसका मतलब ये नहीं है कि वो डेमोक्रेटिक होंगी। जैसा मैंने आपको बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन का डेमोक्रेसी से कोई लेना देना नहीं है। अगर कंट्री डेमोक्रेटिक नहीं है तो भी उनके पास कॉन्स्टिट्यूशन होगा। ठीक है, सो यहाँ क्या बताया है कि अगर कंट्रीज़ के पास कॉन्स्टिट्यूशन है दैट डजंट मीन्स के वो डेमोक्रेटिक ही है। डिक्टेटरशिप के अंदर भी कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है, बट जो कंट्रीज़ डेमोक्रेटिक हैं उनके पास कॉन्स्टिट्यूशन होगा ही होगा। क्या बोला है मैंने, अगर कॉन्स्टिट्यूशन है दैट डजंट मीन्स के वो डेमोक्रेटिक है, बट अगर कोई कंट्री डेमोक्रेटिक है तो उसके पास कॉन्स्टिट्यूशन होगा ही। जैसे इंडिया डेमोक्रेटिक है तो इंडिया के पास कॉन्स्टिट्यूशन 100% होगा। ठीक है, दूसरी कोई कंट्री का एग्जाम्पल ले लेते, सऊदी अरेबिया, उनके पास भी कॉन्स्टिट्यूशन होगा बट वो डेमोक्रेटिक नहीं है। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट क्या बता रहा है हमें, दैट अगर आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन है दैट डजेंट मीन्स यू आर डेमोक्रेटिक, यानी कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ के पास भी हो सकता है और कॉन्स्टिट्यूशन नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ के साथ पास भी हो सकता है। ये आपको ऑप्शनल क्वेश्चन वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन में आएगा। हाँ, अभी नया स्टार्ट किया है, एक ए करेक्ट है कि बी करेक्ट है वो बताओ, तो उसमें ये आ सकता है। सो ध्यान दो, क्या बोला मैंने, ध्यान से सुनो। अगर कॉन्स्टिट्यूशन है दैट डजंट मीन्स के कंट्री का डेमोक्रेटिक होना कंपलसरी है। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, दैट डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक दोनों कंट्रीज़ के पास कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है, दोनों कंट्रीज़ के पास रूल्स एंड रेगुलेशंस हो सकते हैं। बट अगर कोई कंट्री डेमोक्रेटिक है तो 100% उनके पास कॉन्स्टिट्यूशन होगा। डेमोक्रेटिक है तो कॉन्स्टिट्यूशन 100% होगा। क्लियर? After the War of Independence against Great Britain, the Americans gave themselves a constitution. After the Revolution, the French people approved a democratic constitution. Since then, it has become a practice in all the democracies to have a written constitution. यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि अमेरिका, जब हमने फ्रेंच रिवोल्यूशन में ही पढ़ा था दैट अमेरिका वॉज फाइटिंग अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, तो उसके बाद जब उनको इंडिपेंडेंस मिला उसके बाद उन्होंने अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। फिर उसके बाद हमने देखा फ्रेंच रिवोल्यूशन में, वहाँ पर भी रिवोल्यूशन के बाद में लोगों ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया। तो यहाँ पे हमें क्या बताया है, दैट जितनी भी कंट्रीज़ के पास डेमोक्रेसी, जिन भी कंट्रीज़ ने डेमोक्रेसी अडॉप्ट की उन सब कंट्रीज़ ने अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया था। जैसे अगर हम देखेंगे इंडिया को भी जब इंडिपेंडेंस मिला तो उसके बाद इंडिया ने भी कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया। 1947 में हमें इंडिपेंडेंस मिला था, लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब अप्लाई हुआ था, 1950 तक। सो ये जब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं फॉर्म हुआ था तब तक हम किसका कॉन्स्टिट्यूशन यूज़ कर रहे थे, ब्रिटिशर्स का। एंड 1950 26 जनवरी 1950 को फाइनली इंडिया ने अपना खुद का सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। सो यहाँ पे सेकेंड पार्ट खत्म होता है हमारा। वाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, क्यों चाहिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन,
ताकि लोग एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट कर सके, एक साथ रह सके, गवर्नमेंट अपने पावर्स का मिसयूज़ ना करे और सिटीजन्स को अपने राइट्स के बारे में पता चले. सो दिस इज़ द रीज़न दैट वी नीड द कॉन्स्टिट्यूशन. अब अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे अबाउट मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. एज आई टोल्ड यू दैट हमें इंडिपेंडेंस 1947 में मिला, बट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट हुआ? 1950 में. तो ये पार्ट में, दैट इज़ चैप्टर का 3.3 पार्ट जो है, इसमें हम पूरा हिस्ट्री पढ़ेंगे रिलेटेड टू मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. वी विल सी दैट कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, उसकी शुरुआत कब हुई, किसने मेजर रोल प्ले किया, एंड फाइनली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट हुआ. ठीक है. थैंक यू स्टूडेंट्स.